हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम इस फिजिकल ऑप्टिक्स और लेजर की लेक्चर सीरीज में एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। काफ़ी पिछले 5-6 दिनों से हम कोई एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, सो उसके लिए क्षमा करें। और आज जो हमारा नया लेक्चर है, इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1.5, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस पैटर्न इन द थिन फिल्म। जो पिछले प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो यंग डबल स्लिट ने अपना कैसे डेवलप किया। उन्होंने, क्योंकि इंटरफेरेंस की जो बेसिक कंडीशन है वो है सोर्स शुड बी कोहेरेंट, लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट जनरेट करते हैं। जब वो आपस में इंटरफियर करती हैं तो उनको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई लाइट वेव किसी थिन फिल्म पर इंसिडेंट होती है तो उसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है कि लाइट या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ट्रांसमिट भी होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो लाइट पैरेलल लाइट बीम जनरेट होगी वो इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी, क्योंकि वो इंटरफियर करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इसी तरीके से ट्रांसमिट लाइट में। और अब बाद में जब हम ये रिजल्ट देखेंगे तो उसमें हमें ये पता लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जब उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मीन्स जब रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो जो ट्रांसमिट लाइट होगी उसके अंदर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि थिन फिल्म क्या होती है। तो थिन फिल्म को आप ये कंसीडर कर सकते हो जैसे कि ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस। जब कोई आप ऑयल ड्रॉप को वाटर सरफेस पर डालते हो तो उसके अंदर अगर ऊपर सनलाइट आप इंसिडेंट करते हो तो डिफरेंट कलर की दिखाई देती है, तो वो एक थिन फिल्म जैसा बिहेव करती है। और आप ये भी मान सकते हो जैसे कि सोप बबल, जो साबुन के बुलबुले होते हैं, वो भी एक थिन फिल्म के जैसे काम करती है। तो सपोज करो कि एक हम ऐसी कोई थिन फिल्म कंसीडर करते हैं, उसकी मान लिया उसकी थिकनेस टी हो। सपोज करो इस एक्सपेरिमेंट को, इस फॉर्मूले को डराइव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये पिक्चर। तो ये पिक्चर आप बड़े ध्यान से, बड़े समझकर, सोच समझकर इसको ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, 10th 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके आप इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से इसको आप पिक्चर को बना लीजिए। सपोज करो कि ये एक थिन फिल्म है और थिन फिल्म, इसकी थिकनेस मान लिया टी है। और जब ये थिन फिल्म है तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो लेट अस कंसीडर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज म्यू फॉर दिस थिन फिल्म। एक्चुअली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन है जो सभी को मालूम होनी चाहिए। ये 10th स्टैंडर्ड पर समझाई जाती है। हम ये मान सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी ओवर वी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, या फॉर एनी मीडियम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट का कंपैरिजन करना है वैक्यूम के साथ उस मीडियम के अंदर, तो उसको बोलते हैं उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आप किसी मीडियम के अंदर कोई वेलोसिटी मेजर करते हो तो आप उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ही बताएंगे। तो अब हम देखते हैं, ये थिन फिल्म के लिए नॉर्मल डायरेक्शन है। और अगर कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है इस थिन फिल्म के ऊपर किसी एंगल आई पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आई। तो इस इंटरफेस पर पहुंचने के बाद, इंटरफेस मींस रेयर टू डेंसर, क्योंकि ये एयर मीडियम है, ये कोई मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ये जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, स्नेल्स का नियम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये कंडीशन आती है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मीन्स नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले से। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब इस इंटरफेस पर पहुंचने के बाद दो तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होगा।
तो मान लीजिए ये पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया जो नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा झुककर चला गया। अब ये लाइट का जो पार्ट जो रिफ्लेक्ट हुआ वो थिन फिल्म की दूसरी लेयर, दूसरे इंटरफेस जहां डेंसर टू रेयर मीडियम इंटरफेस, वहां जाकर टकराएगा। अब इसका कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये, और कुछ पार्ट उस लाइट का, सपोज करो ये नॉर्मल डायरेक्शन है और उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया। ये जो ट्रांसमिट डायरेक्शन है, क्योंकि रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट बीम है वो डायरेक्शन ये है, तो ट्रांसमिट लाइट और इंसिडेंट लाइट की एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर आप इसको देखते हो तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल लाइन होंगी। अब कुछ पार्ट जो इसका रिफ्लेक्ट हुआ था उसी मीडियम के अंदर, वो फिर रेयर टू डेंसर मीडियम इंटरफेस पर टकराया, और सपोज करो ये नॉर्मल डायरेक्शन हो, तो इसका कुछ पार्ट तो ये तो हो गया रिफ्लेक्ट और ये हुआ फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट। तो थिन फिल्म के अंदर यही प्रोसेस, जो थिकनेस की लंबाई होगी उसी के साथ ये बढ़ता चला जाएगा। अब हम ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये ट्रांसमिट लाइट है। आप ये कह सकते हो कि ये एक ही लाइट सोर्स से जनरेट दो लाइट सोर्स हो गए। तो ये लाइट सोर्स कोहेरेंट सोर्स होंगे, और कोहेरेंट सोर्स जब लाइट बीम चलती है निकलकर तो वो इंटरफियर करती है, और इंटरफियर करने से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज होती हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा उसके लिए कंडीशंस डेवलप करते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए हम मेजर करते हैं पाथ डिफरेंस। दो लाइट बीम के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है वो हम मेजर करते हैं। तो अगर वो पाथ डिफरेंस, जैसा कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के मींस वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन और मैक्सिमम इंटेंसिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर वो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 के मींस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में होता है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो सबसे पहले हम इन दो लाइट बीम के अंदर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं छोटा सा डेरिवेशन। मैं इसको रफ कर लेता हूं। सपोज करो इस बीम का हम इनका कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं। let us consider P, Q, R, S, T, U, L। सपोज करो हमने इनका नामकरण कर दिया। अब हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट बीम, इसी कॉन्सेप्ट को हम हाइगन्स थ्योरी ऑफ वेव से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम हाइगन्स थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें वेव फ्रंट को मान लेंगे। सपोज करो हमारे पास इंसिडेंट लाइट बीम है पी क्यू। जब ये इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पर तो इसका जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो ये वाला पाथ ट्रेवल करके और फिर हुआ। तो हम इसका जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं टी, और इसका नाम हमने रख दिया n। और दूसरा एक नॉर्मल हमने इंसिडेंट कर लिया फ्रॉम Q टू ST, और इसका नाम हो गया हमारे पास m। तो पाथ डिफरेंस इन दो बीम के अंदर पाथ डिफरेंस क्या होगा, जो टी यू बीम है इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा ट्रेवल्ड पाथ है वो QS प्लस ST है, और इस बीम के द्वारा जो एक्स्ट्रा पाथ है वो QN है। अगर मैं QS प्लस ST पाथ में से QN पाथ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो पाथ डिफरेंस होगा, और वही पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस की कंडीशन देगा। तो हमको जो मेजर करना है पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू QS प्लस ST
माइनस क्यू एस प्लस एस टी और माइनस क्यू एन। चूंकि इस पॉइंट के बाद दोनों वेव के द्वारा जो तय किया हुआ पाथ है, दोनों वेव के द्वारा जो चली गई दूरी है, मींस इनके बीच का जो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है, वो 0 होगा। सो अब ये जो लाइट बीम है ये अवेलेबल है, एलिजिबल है कंडीशन को, इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो हम जो पाथ, अब ये आप देखिए कि जब लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो ये जो डिस्टेंस इसके द्वारा ट्रेवल की गई है, हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं। सो जो पाथ डिफरेंस होगा इन दो लाइट बीम के बीच में, क्यू आर और टी यू के बीच, वो हुआ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। अब मैं ये चाहता हूं कि जो क्यू एन है ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में हो, म्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं ये चाहता हूं कि क्यू एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही टर्म में हो, तो उसके लिए हम ये जानते हैं कि स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब मैं साइन आई और साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स लगाना होगा। अब आप ये देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसीलिए ये एंगल भी हमारे पास आई होगा। तो ये एंगल आई, ये भी एंगल आई। हम जो मैथ की ज्योमेट्री है हम ये जानते हैं कि ये एंगल 180 डिग्री है। सो ये 90 माइनस आई, ये आई, ये आई, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस आई, तो ये एंगल होगा आई। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप ये मानिए कि ये एंगल हो गया हमारे पास आई, और ये वाला जो एंगल है इसको हम ऐसे कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस है, ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू आर। अगर मैं इसी लेंथ के बराबर एक लाइन ड्रॉ करता हूं इधर, और इस लाइन को पीछे तक बढ़ा लेता हूं, सपोज करो ये पॉइंट है ओ। अब हम ये जानते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें अगर हम कोई माध्यिका उसके किसी एक कॉर्नर से इंसिडेंट करते हैं दूसरी लाइन पर, तो वो उन लाइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इक्वल पार्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू एल इज इक्वल टू एल ओ, मीन्स क्यू एल इज इक्वल टू एल ओ। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए दो, अब ये एक थ्योरम होती है कि दो बराबर भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होगा। तो इस भुजा के द्वारा बनाया गया कोण, इस भुजा के द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये एंगल भी हमारे पास आर होगा। बेसिक मैथमेटिक्स है। अब हम एक, आप ये ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल क्यू टी और ओ, क्यू टी और ओ, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है आर, तो ये एंगल होगा 90 माइनस आर। तो एंगल एम टी और क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस आर। तो जब ये 90 माइनस आर है तो ये एंगल हुआ आर। ओके, तो ये जो हमारे पास फिगर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, इसको हम इजी कर लेते हैं। एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर हम इसको थोड़ा सा स्पेस करके ड्रॉ करते हैं। हम इस डायग्राम में ये समझ रहे थे कि ये एंगल तो हमने बता दिया कि ये एंगल आई होगा। अब ये देखना है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको जरा ध्यान से समझिए।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है और थोड़ा सा आसान भी है। हमें ये समझना है कि ये एंगल किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल क्या है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब अगर हम ये कह दें कि ये साइड इसकी लेंथ जितनी है उसके बराबर लेंथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसका नाम सपोज करो L हो और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया O। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मीन्स ये एंगल भी R होगा। अब आप एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए Q T और O। तो Q T O में जो एंगल Q है वो है 90 डिग्री और एंगल O है R। तो एंगल T जो होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आप कर सकते हो। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए फिर मैं कुछ ना कुछ अलग आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो एंगल T इज इक्वल टू 90 माइनस R होगा और एंगल P Q और M ये होगा R। तो हमको जो बेसिक कंसर्न है वो एंगल I और एंगल R से है। अब हम ये आपको बता पाए कि एंगल I ये है और एंगल R ये है। तो हम ये जानते हैं कि स्नेल्स लॉ, वापस हम उसी पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो लेंथ QN है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में हो। तो उसके लिए हम स्नेल लॉ की सहायता से साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन I इज इक्वल टू फ्रॉम दिस फिगर, फ्रॉम दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल QN और T एंड ट्रायंगल QT और M, साइन I इज इक्वल टू, ये एंगल है 90 डिग्री और इसमें ये एंगल है 90 डिग्री। तो साइन I इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज QN ओवर हाइपोटेनियस इज QT। साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस QT। तो ये हुआ। और साइन R इज इक्वल टू, साइन R ये है, इसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो TM ओवर QT। अब अगर हम ये साइन I और साइन R की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू QN ओवर QT ओवर TM ओवर QT। इसको कैंसिल कर लीजिए, तो QN ओवर TM इज इक्वल टू म्यू। तो आप ये देख पा रहे हैं कि QN इज इक्वल टू म्यू TM। ये वैल्यू QN इज इक्वल टू म्यू TM आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सो इसको आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए और फिर देखते हैं। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू QS प्लस ST माइनस QN इज इक्वल टू म्यू TM। मैं अगर म्यू को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो QS प्लस ST माइनस TM। आप ये देखिए QS प्लस ST माइनस TM, ST माइनस TM मीन्स S और M। अगर मैं ये कहूं, क्योंकि QS और OS इक्वल लेंथ है, सो QS प्लस ST की जगह मैं ST प्लस SO भी रख सकता हूं, क्योंकि जो QS बराबर है वो SO के है। क्योंकि फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, QS इज इक्वल टू SO, QS इज इक्वल टू SO। तो QS इज इक्वल टू SO, वो आप वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, SO प्लस ST माइनस TM। SO प्लस ST माइनस TM, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू OM। SO प्लस ST, SO
प्लस एस टी, और उसमें से अगर मैं टी एम हटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास ओ एम आ गया, मीन्स म्यू इंटू ओ एम। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू इंटू ओ एम। अब जो सारा बचा हुआ लफड़ा है वो ये है कि हम ओ एम को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज हमने ये देखा कि हमने पहले पाथ डिफरेंस को लिखा म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन की टर्म में। उसके बाद हमने क्यू एम को इन्हीं फिगर से, इसी फिगर की सहायता से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिख लिया, और अब इसको सोल्व करते हुए हम आए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ओ एम। अब सारा जो फसाद है वो इस बात के पीछे है कि हम ओ एम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें भी हम वही ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और छोटे से सिंपल से फॉर्मूले से। अब आप ये देखिए कि एक हमारे पास ट्रायंगल है ओ क्यू और एम, ओ क्यू और एम। ओ क्यू एम एक जो है हमारे पास ये समकोण त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हम अब इसमें ये एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैं ये कहूं कि cos r इज इक्वल टू, सिस्टमेटिक करके लिखता हूं थोड़ा सा, इसको रफ कर लीजिए। इन ट्राइंगल क्यू एम और ओ, क्यू एम ओ, cos r इज इक्वल टू, cos r इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, cos r इज इक्वल टू बेस ओ एम ओवर हाइपोटेनियस क्यू ओ। तो ओ एम ओवर क्यू ओ मीन्स ओ एम इज इक्वल टू क्यू ओ cos r, क्यू ओ इज इक्वल टू क्यू एल प्लस एल ओ, क्यू इज इक्वल टू ओ एल प्लस एल ओ cos r। जो कि क्यू एन इज इक्वल टू टी और क्यू एन इज इक्वल टू एल ओ, तो मीन्स ओ एल प्लस एल ओ या क्यू ओ इज इक्वल टू 2t। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू 2t cos r। ओके, तो अब हम ओ एम की वैल्यू को यहां से उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू 2t cos r। ओके, तो यहां तक हमने देखा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए और फिर मैं स्पेस करने के बाद शुरू करता हूं, और छोटा सा डेरिवेशन और बचा है, इसमें फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। नोट कीजिए आप। सो हमने जो अभी तक कैलकुलेट किया वो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी और cos r निकाल पाए। इस डेरिवेशन में, इस फॉर्मूले में म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म है, ये थिन फिल्म की थिकनेस है, और cos r, r इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और एक बात, इसको आप फैक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये फैक्ट है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रेयर टू डेंसर मीडियम इंटरफेस एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस, तो एक्स्ट्रा पाथ, so extra path lambda by 2 is introduced in it. When light reflected from rare to denser medium interface, so extra path lambda by 2 introduce in it। तो हमको ये पाथ इसमें से, जो एक्स्ट्रा पाथ इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो उसको इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। अब हम ये यहाँ से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर पाए।
अब जिस तरीके से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते समय जब हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हमारा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, हाँ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा मीन्स 2 म्यू टी cos r minus lambda by 2 is equal to n lambda. On solving we find that 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2. इसी तरीके से आप कर सकते हो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. सो 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू n lambda. So from this derivation we can say that it is the condition for the maximum intensity or constructive interference, and it is the condition for the minimum intensity or destructive interference in the case of thin film when we find the derivation or the interference in the reflected light. In the next video we will discuss about the interference pattern due to the transmit light. तो अब हम ये बाद में भी जब कैलकुलेट कर चुके होंगे तो हम ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पर या जिस समय रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है उसी समय ट्रांसमिट लाइट के अंदर हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. तो अल्टरनेट पैटर्न हमें मिलता रहेगा और ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लाइट का कॉम्प्लीमेंट ट्रांसमिट लाइट में होता है. तो आज की वीडियो में केवल हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिट लाइट. तो थैंक यू. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वो जो घंटी है बेल आइकन है उसका भी कलर चेंज कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.